आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स मार्केट में। आज दरअसल चाल मजबूती के साथ तो नहीं शुरू हुई, लेकिन 22,000 को होल्ड कर रहा था इंडेक्स। हालांकि पिछले 2-3 मिनटों में उस लेवल को भी चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया है। 22,000, 21,999 के लेवल्स तो देखना यही है कि ये 22,000 पर गाड़ी रुक रही है या फिर नीचे फिसल रही है। याद रखिएगा, कल के सेशन में हम 21,917 तक फिसले थे और 13 मार्च के सेशन में हम 21,900 के आसपास गए थे। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। देखते हैं वो उसे रिटेस्ट करता है मार्केट या नहीं। निफ्टी बैंक इस बीच 300 पॉइंट के नुकसान पर 46,489 के आसपास ट्रेड बनता हुआ। कल स्थिति काफ़ी बिगड़ी थी, इस समय 46,468, तो कल के लो के नीचे इस समय हम ट्रेड ज़रूर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट जो लेवल आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि 46 नहीं तो आई थिंक 13 मार्च का भी लो जो था उसके भी नीचे ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक की तस्वीर और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं। आशीष बहेती, प्रशांत सावंत हमारे पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं। अब सुदीप शाह को जोड़ रहे हैं हम SBI सिक्योरिटी से, और साथ ही शेखान के जतिन गेलिया को। ये आपको देंगे समय के टॉप ट्रेड्स। मार्केट बिग वॉइस में एलेक्सा इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता हमारे साथ होंगे। और दरअसल एक और डेवलपमेंट, लोकसभा चुनाव पर जो न्यूज़ 18 का मेगा ओपिनियन पोल आया है उस पर नीरज बाजपेयी को भी जोड़ेंगे। लेकिन इस समय का ट्रेड क्या बन रहा है? पहले तो सुदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए सौदा क्या लेंगे और निफ्टी बैंक की तस्वीर हर टिक के साथ और बिगड़ रही है। सुदीप, आप शायद म्यूट पर हैं। नहीं सुदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो दिक्कत हुई है। जतिन बताइए, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को और इस समय का ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो अप्रोच है हमको लगता है कहीं ना कहीं कल का जो पुल बैक आया था और उसके पिछले दिन का जो फॉल हुआ था वो ट्रेड के बीच में ही, वो रेंज के बीच में ही मार्केट रहेगा। ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि एट ए इंडेक्स लेवल 21,900 और 21,850 ये जो रेंज है वो मेरे को लगता है कि होल्ड आउट कर जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हम जरूर सेल साइड की तरफ एक ट्रेड लेना चाहेंगे। करंटली मैं REC पे सेल देना चाहूंगा। तो REC में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है, और मेरे को लगता है कल का जो एक पुल बैक हमें आया था वो अपने वीकली और सॉरी डेली एवरेजेस पे आके फिजल आउट हो रहा है। तो सेल साइड की तरफ REC रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस इसमें 462 का रहेगा, और मेरे टारगेट जो रिसेंट के स्विंग्स लो थे अराउंड 430 से लेके 424 करेंगे। इसके लिए सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, आपके ये दो ट्रेड्स हो गए, और अभी REC इनका सेल है 449.80 पर। आपका दूसरा ट्रेड जतिन? अभी के लिए फिलहाल मैं एक ट्रेड देना चाहूंगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका एक ही ट्रेड ठीक है। सुदीप शाह जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, पहला ट्रेड है मेरा TVS मोटर्स पर शॉर्ट। मुझे लग रहा है जो हिसाब से ऊपर के लेवल से दबाव आया है, यहाँ पे स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल रहा है, और ये 3-4 दिन में अगर हम देखें तो 2300 वाला स्टॉक अब 2100 के आसपास आ रहा है। और जो हिसाब से आज का जो कैंडल बन रहा है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था उसको भी तोड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2140 के स्टॉप लॉस के साथ TVS मोटर्स को शॉर्ट किया जा सकता है फ्यूचर्स में, और 2060 2070 का टारगेट नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक मुझे जो लग रहा है शॉर्ट कर सकते हैं वो है PFC में आप देखिए कि 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज टिक तो रही है, और प्रीवियस जो स्विंग लो है 29 फरवरी का 389 का, उसके नीचे भी अब फिसल गया है। तो और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट को यदि देखें तो 4% का OI बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा शॉर्टिंग हो रहा है, और 389 के स्टॉप लॉस से PFC को शॉर्ट कर सकते हैं 378 के टारगेट के लिए। 78 के लिए PFC शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो एक
आरईसी जतिन ने दिया और आप कह रहे हैं पीएफसी के साथ टीवीएस मोटर भी। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? तो हर्षा जी, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि बहुत अहम सपोर्ट के करीब हम आए हैं। ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्टिंग अब थोड़ी रिस्की हो जाएगी। तो मैं ऐसे ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ जो सपोर्ट के नजदीक है। तो फर्स्ट स्टॉक मैं देख रहा हूँ बिरला सॉफ्ट। अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छी टिप आई है, थोड़ा करेक्शन आया है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो एक सेकंड में इसका चार्ट ओपन करो जी। इसका जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 740 के आसपास है। तो इसको 735 के नजदीक वॉच लिस्ट में रखिए, 735 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 720, 720 और इसका जो टारगेट होगा वो 760 होना चाहिए। एक पुल बैक ट्रेड की तरह इसको प्लान कीजिए। और नेक्स्ट पिक में एक सेफर बेट पे जाऊंगा। अगर हम आईटीसी को देखें तो जो गैप बनी हुई थी उस पर बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। तो 409 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 435 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। कि आईटीसी में अभी भी तेजी, लेकिन बिरला सॉफ्ट शॉर्ट साइड का ट्रेड है। आशीष बहेती, तेजी और मंदी या फिर सिर्फ मंदी? हर्षदा मैम, तेजी और मंदी दोनों थी, बट आईटीसी था हमारा अभी प्रेफर्ड पिक, बट वो सिंस कवर्ड हो चुका है। तो दूसरा ट्रेड जो हमें अच्छा लग रहा है वो बजाज फाइनेंस का। हर्षदा जी, लोअर लेवल से अच्छा मूव कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें शॉर्ट्स बने थे, हमें लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बना हुआ है। ये स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे है, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जो 6350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 6600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें लग रहा है जिसमें गिरावट देखने मिल सकती है वो कैन बैंक लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ हमें लग रहा है शायद इसमें प्रेशर और माउंट हो सकता है। तो 555 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। मुझे लगता है ये स्टॉक स्लाइड होकर 527 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो कैनरा बैंक सेल साइड का ट्रेड, लेकिन बजाज फाइनेंस में एक तेजी का ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जानकारों की तरफ से आपके लिए आ गए हैं सौदे, एक दो और काउंटर्स। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर मेरी भी नज़र जा रही थी एंड आई एम ग्लैड आपने वो मेंशन कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा सुबह के सेल साइड की पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश में है। वैसे थोड़ा स्टेडी अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस भी दिख रहे हैं। 2 ट्रेडिंग सेशंस, आई थिंक आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन होगा इस पुल बैक का। जतिन, इससे कुछ कॉन्फिडेंस उभर रहा है क्या एंटरप्राइजेस या फिर पोर्ट में, या फिर रहने दे? देखिए, ओवरऑल अगर जो मैं इसका डेली चार्ट देखूं तो एक्चुअली ये एक राइजिंग चैनल में से ब्रेक डाउन हुआ है और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पुल बैक आया है वो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत फिलहाल तो नहीं दे रहा है। एक ओवरसोल्ड कंडीशन में से पुल बैक आया है, ऐसे करके एक साधारण सा ओवरऑल मार्केट जैसे कल बाउंस बैक हुआ था ऐसे ही पुल बैक की तौर पे ही देखना चाहिए। मेरे को लगता है इसके ट्रेंड थोड़े वीक है, डेली एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके लिए अभी तो फिलहाल कोई सेटअप नहीं बन रहा है जिसके कारण मैं कंफर्मेशन के साथ आपको बोल सकूं कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। इसके लिए साइडवेज होने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऊपर में ये अराउंड 30 to 30 के आसपास आके जो भी पुल बैक है वो उसका फिजल आउट हो जाएगा। इसके लिए 100 रुपए के लिए अपसाइड के लिए किसको खेलना है तो खेल सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है साइडवेज ही रहेगा ये। साइडवेज ही रहिएगा। कुछ और तेजी इसमें आने दे। ये 2 दिनों के पुल बैक पर कोई ट्रेड इस समय बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इस बीच दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ गए एलेक्सा इक्विटीज़ के। दीपन, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप्स में वो सेल साइड की पोजीशंस बरकरार हैं। कल थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन आज फिर से वो बिकवाली बढ़ती हुई। क्या हो गया है मेजॉरिटी ऑफ द सेल साइड पोजीशंस जो आनी थी शेकआउट, या फिर कुछ बाकी है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आपका बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी करेक्शन आता है तभी बोल नहीं सकते हैं कि कहाँ पर ये करेक्शन कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन अभी भी इसी लेवल पे आज के दिन में भी देखेंगे तो इतनी ज्यादा करेक्शन आई नहीं है इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स है उनमें इतनी ज्यादा करेक्शन आई नहीं है। दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स। और मेरे ख्याल से अगर ये करेक्शन जो मेरे ख्याल से हेल्दी करेक्शन है, आई थिंक दैट इट हैज गॉट सम मोर स्ट्रेंथ इन इट। और इस लेवल से जो भी इंडाइसेस है, ऑल द मार्केट इंडाइसेस कैन सर्टेनली ट्रेड मच लोअर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और सो।
साइड की पोजीशन शायद कुछ और कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है। लेकिन दीपन, इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या निवेशकों को अपने आप को रीपोजिशन करना चाहिए और वेट टिल द स्टॉर्म पासेस? क्योंकि एक डर था कि ये स्ट्रेस टेस्ट में, और हमने देखा है म्यूचुअल फंड्स ने अपना बता दिया है कि 25% अगर लिक्विडेट करना है कितने दिन लगेंगे, 50% लिक्विडेट करना है तो कितने लगेंगे। सुबह में जो अपडेट आया था, कुछ लोगों को 20-28 दिन लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 2-3 दिनों में इफ ज़रूरत पड़ी वो संभाल लेंगे। सो इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड कि बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। उस पर्सपेक्टिव से रिटेल निवेशक जिन्होंने अच्छा खासा पैसा SIP से लगाया है मार्केट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड और स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी पोजीशन आगे और लेने के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए रणनीति क्या होगी? वो SIPs को क्या जारी रखें? अगर मैं सीधे तौर पर मार्केट में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रही थी एक बास्केट में, क्या उस पर एक पॉज करना चाहिए? उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, आई थिंक अगर SIP कर रहे हैं तो डेफिनेटली SIP आपको चालू रखनी चाहिए, क्योंकि SIP की कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब करेक्शन में आप निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पोर्टफोलियो में जो कैश है वो कैश के लेवल्स आप धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये करेक्शन और डीप होती जाती है तो यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट लोअर प्राइसेस। और वैसे भी आप जो भी खरीदेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव है। इवन इफ इट्स अ गुड बिजनेस, इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस अर्निंग ग्रोथ ऑफ अराउंड 3 to 4 times or so. So it's better to just wait and watch and let this correction play out. थोड़ा dust settle होना चाहिए, and if stocks are corrected by 30-40%, then you make a buy entry. That will be certainly a better strategy और अच्छे रिटर्न बाद में मिल सकते हैं। ओके दीपन, अभी तक पहले तो नमस्कार आपको, और वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। अभी तक हर्षदा का जो 2 सवाल थे वो प्रमुखता केंद्रित थे, सेंट्रलाइज थे, आई थिंक फोकस थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप को लेकर। क्या कुछ सेफ आपको लार्ज कैप लग रहे हैं? हालांकि लार्ज कैप में भी मूव काफ़ी अच्छा था, आई मीन लास्ट 1-1.5 महीने में वहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। क्या लार्ज कैप भी इस फॉल में उतना ही प्रोन है? टारगेट करेगी क्या सेलिंग उनको भी आपके मुताबिक? या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मेरी राय में ना मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है और सेंटिमेंट भी थोड़ा फ्लैग मैंने खराब होता जा रहा है। अगर कुछ भी ट्रिगर आ जाता है तो मार्केट कैन सर्टेनली करेक्ट बाय इवन 5-10% और सो। आई एम टॉकिंग ऑफ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। लेकिन कोई ट्रिगर नहीं भी आता है तो यू विल एक्सपेक्ट साइडवेज मूवमेंट फॉर मेनी वीक्स, क्योंकि बाइंग के लिए ऐसी कोई खास ट्रिगर है नहीं। अभी जो अर्निंग सीजन है दैट विल स्टार्ट इन मिडिल ऑफ अप्रैल, और वहां पर भी आई डोंट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर स्टॉक प्राइसेस टू मूव अप। एक बढ़िया सा ट्रिगर आएगा इन मे व्हेन द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट फॉर द जनरल लोकसभा इलेक्शंस, पर ये मेरे ख्याल से काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कॉशन सर्टेनली इज रिक्वायर्ड, वेदर इट्स लार्ज कैप मिड कैप डजंट मैटर। और आपने जो प्रश्न पूछा कि वेयर इज द सेफ प्लेस टू हाइड, अकॉर्डिंग टू मी द सेफ प्लेसेस टू हाइड राइट नाउ इज फार्मा। और अगर टेक स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आता है या फिर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इन द मार्च क्वार्टर, देन आई वुड से टेक यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको एक अच्छा खासा सेफ जोन मिल जाएगा। बट ऑन द होल आई थिंक द सेफेस्ट इज टू बी इन कैश or in for that matter income funds. So investors should certainly consider that cash also is an investment, income funds also an investment. They can remain invested over there. और अगर करेक्शन आता है 10-15-20% स्टॉक प्राइस करेक्शन आती है, that may be a good entry point. So I'm not saying that you should completely sell off the full portfolio. Certainly हम लोग वो भी नहीं कर रहे। जो अच्छे होल्डिंग्स है, कई सालों से आपने इन्वेस्ट किया है, you remain invested. But gradually try to see how आप अपने कैश लेवल्स पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। यकीन मानिए दीपन जी, एक ज़माने बाद किसी ने जिक्र किया कि कुछ समय के लिए इनकम फंड की तरफ चले जाओ। बहुत दिनों बाद जो चल रहा था पिछले 6 महीने से साल भर से, पहली बार बहुत दिनों बाद जिक्र हुआ इनकम फंड का। अच्छा, कुछ पॉकेट्स जिन्होंने जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल बदलाव हुए हैं, फॉर इंस्टेंस ITC एक बड़ा एग्जिट, और बहुत अच्छे नाम जो थे वो 400 रुपये के प्राइस पे एंट्री करके गए हैं। ITC आपको इस प्राइस पे कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछले 4 महीने की तेज़ी की में, मतलब इनफैक्ट लास्ट अगस्त से इसने तेज़ी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। योर व्यू ऑन ITC एट 422?
ITC होटल जब लिस्ट होगी डेफिनेटली वी लुक एट इट सेपरेटली, पर अगर आप ITC का मेन बिजनेस देखेंगे यानी कि टबैको बिजनेस, नो डाउट इज द कैश काउ, और उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज बिलो 2-3, इज अराउंड अबाउट 2-3% और सो, और इस इतनी लो वॉल्यूम ग्रोथ इज सर्टनली नॉट इम्प्रेसिव। जो बाकी उन्होंने अन्य बिजनेसेस क्रिएट किए यानी कि एग्रीकल्चर है, FMCG है, they are still to achieve full potential, and on the whole I think ITC stock price was stagnating largely because of stagnant performance, और मेरे ख्याल से आगे चलते भी इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे ITC में, so I'd like to be underweight in ITC. No doubt एक PE करेक्शन हुआ यहाँ पर, यानी कि जो वैल्यूएशन थे they were extremely attractive, अच्छे डिविडेंड यील्ड मिल रही थी, इसकी वजह से we saw rally in the stock prices, rally coincided with overall rally in across the board. So it's not that only ITC has outperformed by major margin, it's that overall market का sentiment अच्छा था, investors were looking for laggard stocks to buy, and therefore ITC did well. But from this point on, I don't expect much of a outperformance from ITC. And as I said, ITC hotels, certainly we could look at it separately क्योंकि hotels पर हमारा view बहुत ही positive है. But apart from that, I think, as I said, that it's better to just wait and watch. And there will be many interesting counters that will turn quite, I would say, cheap if this correction gathers momentum. ओके ये फिलहाल आपके लिए ITC पर राय। दीपन, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी आज के प्राइस कट पर जो पेट्रोल डीजल में सरकार ने अनाउंस कर दिया है, और इसका इंतज़ार था। पहले नवंबर में बात हो रही थी, अब आया है इवेंचुअली मिड मार्च में, ठीक इलेक्शन डेट से पहले। क्या आप इन कंपनियों में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि HPPP IOC हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टॉक्स इन वन रैली, और उसके बाद क्योंकि वो विनिवेश नहीं हो पाया तो फिर ये साइडलाइंस पर थे। रिटर्न्स इनमें डिसेंट रहे हैं। अब इस प्राइस कट के बाद क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, मार्जिन्स पर कितना ये इम्पैक्ट आएगा, हाउ आर यू एनालाइजिंग इट? Even now they do not have complete independence in pricing, और काफी हद तक they have to rely upon government policies and when elections are there and when elections are not there. So पूरा का पूरा उनको flexibility नहीं है in terms of pricing, and that certainly is negative, and it explains why the low multiples these companies trade at. And end of the day इतनी बढ़िया उनकी track record भी नहीं रही है। हाँ, definitely shares सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, और सभी कंपनियों में काफी हद तक नए एक्सपेंशन प्लान्स भी चालू होने वाले, न्यू प्लान्स आर गोइंग टू गो ऑन स्ट्रीम, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में लुक अप फॉर द कंपनीज। बट एज आई सेड दैट दीज स्टेट रन कंपनीज, बी इट पेट्रोलियम कंपनीज और फॉर दैट मैटर अदर स्टॉक्स, दीज आर गुड स्टॉक्स टू बाय इन अ बुल मार्केट। जब बाकी सब खत्म हो चुका है, ऑल द अदर गुड क्वालिटी स्टॉक्स they have done run up significantly and are trading at expensive valuations, then when you look for pockets of low PE multiple, you can buy these companies which anyway have got a very poor track record and have not been great wealth creators. But just what we expect for the market, that there could be a deeper correction. At least in 2024, we expect the index to test the 200-day moving average. So there could be deeper corrections. At that point of time, it's better to go for जो quality companiयां है, which have got a solid track record, very aggressive management, strong brand, strong technology, strong position in the market. I think one should be focusing on those companies than the stocks which have not delivered even over the last 20-30 years that they've been around and are purely dependent upon economic cycles or government policies. फेयर इनफ। दीपन, एक और स्टॉक जो थोड़ा सा आजकल खबरों में आया है वो है भारती एयरटेल, जहां पर हमने देखा सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी बेची, GQG एक नया निवेशक के तौर पर उभर कर आया है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या इस तरह के मार्केट में थोड़ी सी अपनी चाल को बनाए रखेगा? क्या रिटर्न्स आ सकते हैं? I think आपने सेफ स्टॉक्स की बात की थी, तो certainly भारती एयरटेल इज वन ऑफ द सेफर कंपनीज, क्योंकि जो नंबर्स है उनके आंकड़े अच्छे ही आएंगे, और जिस हिसाब से we were expecting the average revenue per user to go up, of course that has not happened, पर they are coming to an end of the investment cycle, जिसकी वजह से free cash flows बढ़ेंगे। और एक और बढ़िया बात यह है कि जो उनकी subsidiaries है, overseas subsidiaries है in Africa, they are gradually creating value, and at some point of time you can certainly expect some sort of a corporate action is definitely possible, or some value unlocking is certainly possible over there. But on the whole, I think एक बहुत ही well managed company है,
और जिस हिसाब से अभी दुओपली हो चुकी है इन दी टेलीकॉम मार्केट, सर्टेनली भारती एयरटेल बी एबल टू एटलीस्ट प्रोटेक्ट इट्स मार्जिन्स, एंड जैसे जैसे चांस मिलेगा आई थिंक दे विल सर्टेनली ट्राई एंड इंक्रीज द यील्ड्स। अच्छा दीपन जी, अगर मैं इक्विटी के जिस सेंस आपने जब इनकम फंड का जिक्र किया तो मैं शायद मेरे जहन में वो भी एक सवाल आ रहा था। रियल एस्टेट ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया है, क्या गोल्ड पे फोकस करने का टाइम है थोड़ा सा? कैन आई शिफ्ट टू गोल्ड ETF फॉर सम टाइम? No, I'm not that positive on gold. काफी हद तक रन अप हो चुका है, and now gold has got solid competition from Bitcoin globally. So I would be a bit, underweight as far as gold is concerned. ऐसी कोई खास ट्रिगर भी नहीं है, इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आ चुके हैं. There was a war, there have been 2 wars, and there was also the pandemic before that. के बावजूद I think gold has been not the preferred, asset class. This income funds look very interesting, and I would want to say one line on them. इसकी जो भी आपको yield मिल रही है इस समय, I think that's the minimum yield that you will get. And from this point on, I think globally and in India, interest rates certainly should flatten out or start to decline. और अगर जो foreign का पैसा आने वाला है government securities में, जिसकी वजह से interest rates कम होगी, so all of that will benefit income funds considerably. And you may actually see the yields go down for income funds. The NAV of the income funds will go up. They move in the opposite direction. और I think इस मार्केट में थोड़ी आपको सेफ्टी पर नजर रखनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 24 घंटे 12 मास आपको तेजी दिखने को मिलेगी. There have to be periods of bear market. There will be periods of sideways movement. और ये सब है जो it's a life journey. It's a journey in the stock market की हमेशा हर मंथ हर साल तेजी नहीं होती है. कुछ साल कुछ महीने खराब भी हो सकते हैं, which is very healthy for the long term bull market. So I'm expecting that this year could be a bit light, a bit soft. Investors need to curtail their expectations for returns, and income funds offer a good safe haven for them to park their money for maybe 6 months, 1 year, 2 years, who knows, and then look for buying stocks in a very careful, well researched manner when they are at really attractive valuations. ये बात तो आपकी दीपन सर बिल्कुल सही है, और ये बात मैं और अनुज कर भी रहे थे कुछ दिन पहले. ये 2020 के बाद की जनरेशन ने अभी तक मंदी देखी नहीं. वो 2008, 9, 10, उसके बाद 12, 13 और 3, 4 वो वाला टाइम तो देखा ही नहीं. मिड कैप खाली बैठे रहते थे डीलर्स, वो दौर तो देखा ही नहीं आपने. खैर, आपकी स्क्रीन पे लगभग निफ्टी 21992 और बैंक निफ्टी 46,400 पे प्रेशर बढ़ता हुआ. दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. वीकेंड प्लान दीपन, कोई OTT या फिर कोई मूवी सेलेक्ट की हुई इस बार? Actually, I'm off on a holiday next week, so I think it's a good advice to investors that rather than doing a lot of trading in the market, take some time off. बहुत ही खतरनाक ख्याल से कुछ next few weeks will be very challenging. बिल्कुल, यस, बहुत बहुत चलिए ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने सभी कमेंट्स आपने किए सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे, और हैव अ नाइस वीकेंड सर. हर्षदा निफ्टी रियलो पर, और सबसे जो क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी स्क्रीन पे है 21,966.78, वो बहुत नज़दीक है. याद रखिएगा, ये है एक ऐसा एवरेज वीकली चार्ट पे जो हमने 24 नवंबर से लेके अब तक नहीं तोड़ा है, और वो परसिस्ट करता है 21,966 पे. तो मेक और ब्रेक लेवल पे इंडिसेस. एक बार जो PSU बैंकिंग बास्केट जो कि सुबह सुबह एक कर्व ले रहा था हर्षता, वो भी अब बैकफुट पे आता हुआ, और इट्स निफ्टी बैंक जो कि प्रेशर डालता हुआ. सुबह क्या बात हुई थी, लेके आइए स्क्रीन पे एक बार प्लीज. 46,490 ये बेस टूटा जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 100 EMA. 100 EMA प्लेस्ड है, याद रखिएगा, 46,143. तो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली हर्षता. बट निफ्टी एज ऑफ नाउ दैट 10 EMA अभी भी सिक्योर्ड है हर्षता. बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर. निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स कमज़ोर है, 400 पॉइंट का नुकसान इधर. और मिड कैप्स में अगर लगा था कि कल का पुल बैक थोड़ा सा राहत की सांस देगा, लेकिन आज फिर हमने गोता खाया. करीब 500 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान इधर देखने को मिल रहा है. चलिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और ये एक चीज़ है जो बाजार भी वॉच करना चाहेगा कि आम चुनावों में जीत किसकी और कितने बड़े मार्जिन पर होगी. तो एक ओपिनियन पोल आपके लिए, और इस देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल
जो नेटवर्क 18 या फिर न्यूज़ 18 ने कराया है उसके आंकड़े साफ आ चुके हैं। जनता लग रहा है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। अपने ओपिनियन पोल में पीएम मोदी का तूफान साफ देखने को मिला है। एनडीए के 400 पार होने के अनुमान हैं। इस पोल पर ज्यादा डिटेल्स नीरज बाजपेयी से जानते हैं। नीरज जी, एक मेगा पोल 2 दिनों का, कल इनफैक्ट वो सारे आंकड़े आ गए, तो क्या निकल कर आ रहा है इसमें? हर्षदा 400 पार ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि मोदी जी ने जो नारा दिया इस बार 400 पार वो होता दिख रहा है। 411 सीट आती हुई दिख रही हैं देश भर में। और ये पोल एक्चुअली हमने 518 सीट्स पे पोल किया था, तो 518 के बाद जो 25 सीट्स बच रही थी यूटी या नॉर्थ ईस्ट की, उनको इसी फॉर्मेट पे एक्सप्लोरेट कर दिया, तो उससे नंबर्स निकल के आते हैं 411। और अपोजिशन की सीट्स काफ़ी कम है, 100 के आसपास सिमटती हुई दिख रही हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जो कुछ ट्रिकी स्टेट्स थे जहां हाल फिलहाल में बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मैसिव। जैसे बंगाल में ही अगर आप देखें तो वहाँ का नंबर भी दिख रहा है कि पिछली बार जो 18 सीट थी वो बढ़ के 25 सीट होने की संभावना है बंगाल में। ममता बनर्जी की सीट्स घट रही हैं। महाराष्ट्र में 2 पार्टी 4 बन गई, अब कुल यहाँ 6-7 पार्टीज हो गई। उसके बावजूद 48 में से 41 सीट्स बीजेपी प्लस यानी उनके सहयोगियों के साथ मिलकर जीत रहे हैं। वैसे बिहार में देखिए बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। नीतीश जी पहले गए फिर आए, और अभी भी वहाँ 40 में से 38 सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। यूपी में 80 में से 77 सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इस तरह की लहर है तो ये सिर्फ एक नॉर्थ की या हिंदी बेल्ट की लहर नहीं है। अब आप साउथ में जाइए, कर्नाटक में बावजूद इसके कि वहाँ भी कांग्रेस जीती विधानसभा, फिर भी वो 25 सीटें जीत रहे हैं वहाँ पे। तेलंगाना में 8 सीटें जीत रहे हैं, तमिलनाडु में 5 सीटें जीत रहे हैं, और केरल में 2 सीट्स वहाँ भी आती हुई दिख रही हैं। तो ये विक्ट्री स्प्रेड है कंट्री वाइड। और जो उनके बहुत ओल्ड बैशंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वहाँ तो 100% स्ट्राइक रेट्स है। तो ये एक बड़ी लहर सी दिख रही है। अगर इस नंबर को आप शब्दों में डिकोड करें तो ये मोदी लहर है। ये एक सुनामी जैसी दिख रही, सब तरफ चारों तरफ उन्हीं का माहौल है। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि किन किन इश्यूज़ पे आप लोग वोट करते हैं, तो उसमें वो सारे इश्यूज़ हैं जो जनरल नैरेटिव्स में बात होते हैं कि महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, और किस पर आपको ट्रस्ट है, कौन सी स्कीम का फ़ायदा। वो इन सारे क्वेश्चन को सुनने के बाद भी लोगों का भरोसा करंट रिजीम पे है, और उनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी यही सुलझा पाएंगे। तो ये इसका निचोड़ है कि इस बार 19 से भी बड़ी विक्ट्री हमारे पोल के हिसाब से दिख रही है। तो पेट्रोल डीजल हाइक कट जो 2 रुपए का आया है, आगे और आएगी? आगे कुछ और ऐसा तोहफा मिलेगा या उसकी ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, अगर ये उनको अगर दिख रहा है उसके बावजूद वो ये कर रहे थे। एक बड़ा पॉलिटिकल डिबेट में क्वेश्चन आता है कि अगर इतना ही जीत रहे हैं तो फिर ये क्यों करते हैं। तो उसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता है वो आखिरी रात एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले भी रिवाइज करता है, और कॉपी लिखने के बाद फिर देख लेता है कहीं कॉमा तो नहीं छूट गया। तो ये वो स्थिति है कि उनको जीत तो रहे ही है, उनको लगता है कि और कर लेते हैं, पूरा इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल कुछ गड़बड़ मिस नहीं होना चाहिए। और जिसको सिर्फ पास होना होता है वो रात में फिल्म देख के सो सकता है 33 नंबर तो ले ही आएंगे। तो मुझे तो ऐसी तस्वीर लग रही है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी। और लेकिन नीरज जी आपके साथ बने रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से नेटवर्क 18 लगा हुआ था ओपिनियन पोल, और वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं, और इसका भी इनफैक्ट मार्केट की नजरें होती हैं इस तरह के डेटा पॉइंट पर। एक्चुअली मार्केट को ये तो डिस्काउंटेड है। मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से पूछा, उनको लगता है मार्केट जीत तो रहे, अब इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया, कितनी सीटें आएंगी ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो फिर तो आज मार्केट में तेजी होनी चाहिए थी, पर हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज भी हैं। चलिए, तो ओवर टू यू नीरज जी, आप फिर संभालिए मोर्चा। जी हाँ, बिल्कुल। और मार्केट आप मुझे दे रही है इस स्थिति में मिड कैप में गिरावट और बढ़ गई है, 600 पॉइंट नीचे। अब 600 पॉइंट कमजोरी है। अभी हमको लगता है वो स्ट्रेस का असर बचा है, थोड़ा और दबाव में है, और वीकेंड वाला सेशन है तो इस वजह से भी प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन भी लगभग 1:2 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, उस पर आपके जो सवाल होंगे उसको हल करने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन सबसे पहले लेंगे इस वक्त की हेडलाइंस।